ये कहानी है एक ऐसे दुनिया की जहां पर इंसान का भाग्य, उसका स्टेटस, उसके सपने, उसकी जॉब सब डिसाइड होता है उसके रैंकिंग से। और ऐसे ही दुनिया में कहानी स्टार्ट होती है एक बच्चे की। और अब हमें एक विलेज दिखता है जो बहुत ही शांत और खूबसूरत है। उस विलेज में एक लड़का लकड़ियां तोड़ रहा है। उसकी उम्र 16 है और उसका नाम लोवे है। उतने में एक इंसान लोवे को आवाज देता है, लोवे हम नेक्स्ट टाइम मेरी भी मदद कर देना। पर वो इंसान आगे कुछ बोले इससे पहले ही एक लड़की आके उसे किक मारती है। आपने काम खुद कर, लोवे तुम्हारा नौकर नहीं है, उसका फायदा उठाना बंद करो। उस लड़की का नाम यूना है। पर तभी हमें एमसी दिखता है जो उन दोनों पे ध्यान नहीं दे रहा है। पर उतने में वो लड़की एमसी के पास आती है। लोवे तुम हर बार इनका काम करते हो, इसलिए वो हर बार और काम लेके तुम्हारे पास आते हैं। कभी तो इन्हें नहीं बोलना सीखो। छोड़ो, मैं भी किससे बात कर रही हूं। वैसे लोवे तुम विलेज के बाहर जाना चाहोगे? मुझे आज एक नई जगह मिली है। यूना एमसी को यह सब बता ही रही थी कि उतने में वहां पर एक ओल्ड लेडी आ जाती है। तुम ये क्या बोल रही हो? क्या तुम हमारे विलेज के रूल भूल गई? विलेज के बाहर जाना मना है। और उसी वक्त विलेज के कुछ लोग आके यूना को शांत करके वहां से ले जाने लगते हैं। और लोवे के पास फिर से एक इंसान उसकी हेल्प मांगने आता है और लोवे फिर से उसे मना नहीं करता। तभी हमें लोवे का पास्ट दिखता है। उसके पेरेंट्स के मरने के बाद वो अकेला था और उस वक्त विलेज के सब ने उसे अच्छे से ट्रीट किया। और इस वजह से अब लोवे उनकी हेल्प करके उनकी मदद करना चाहता है। और लोवे को विलेज के लोगों के साथ विलेज भी बहुत पसंद है। और तभी प्रेजेंट में लोवे की बातें सुनकर उस इंसान को रोना आ जाता है। तुम सही बोल रहे हो, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, इसी में सबका भला है। पर तभी हमें दूसरे साइड यूना दिखती है जिसे एक केज में बंद करके रखा है। मुझे यहां से बाहर निकालो। उसकी बातें सुनकर वो ओल्ड लेडी बोलती है, तुम लोवे के जैसे क्यों नहीं बन सकते, उससे कुछ सीखो। पर यूना उनके बातों पर ध्यान नहीं देती। पर ग्रैंडमा, हम विलेज से बाहर क्यों नहीं जा सकते? तभी वो ओल्ड लेडी बोलती है, हम लोग इस विलेज से बाहर नहीं जा सकते क्यों कि हमें रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। ये सुनते ही यूना बोलती है, पर ऐसा किसने और क्यों किया है? पर ग्रैंडमा बोलती है, ये सब जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, और जब टाइम राइट होगा तब सब ठीक हो जाएगा। तभी हमें दूसरे साइड लोवे दिखता है जो एक कुएं से पानी निकाल रहा था। पर उतने में उसे यूना दिखती है जो उसे उसके साथ ले जाती है। उतने में उसके साथ जाते जाते एमसी यूना से पूछता है, तुम फिर से केज से भाग आई? पर लोवे की बात सुनकर यूना बोलती है, ये सब छोड़ो लोवे, मेरे साथ चलो। और तभी हमें दिखता है कि वो दोनों एक दीवार के पास है जहां पर एक होल बना हुआ है। यूना, अगर हम फिर से विलेज के बाहर गए तो ओल्ड लेडी हमें छोड़ेगे नहीं। अरे लोवे, तुम बहुत डरते हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। और मुझे तुम्हें सच में कुछ इंटरेस्टिंग दिखाना है। और फिर वो दोनों उस दीवार को क्रॉस करके एक फॉरेस्ट में आ जाते हैं। और जैसे ही वो उस फॉरेस्ट को पार करते हैं, एमसी उसके सामने का नजारा देखकर शॉक हो जाता है। देखा लोवे, ये है बाहर की दुनिया, कितनी अच्छी है ना? और लोवे भी विलेज की बाहर की दुनिया देखकर खुश हो जाता। यूना, तुम सही थी, ये दुनिया इनक्रेडिबल है। पर उतने में यूना एक बुक ओपन करती है। लोवे, इस बुक में आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। और वो दोनों उस बुक को पढ़ने लगते हैं। इस बुक के हिसाब से आउटसाइड वर्ल्ड एक सिस्टम पे वर्क करता है, जैसे रैंकिंग बोलते हैं, जहां पर हर चीज के लिए रैंकिंग है। फिर चाहे एडवेंचरर्स हो या डॉक्टर्स या फिर फाइटर्स, सबकी रैंकिंग है। और जो इस रैंकिंग में टॉप पर होते हैं उन्हें रैंकर्स बोला जाता है। ये सिस्टम वेपन्स, फूड, बुक सब पर लागू होता है। और हर कोई हायर रैंक के लिए एक दूसरे में कंपटीशन करता है। ये रूल्स देखकर लोवे शॉक हो जाता है। तो आउटसाइड वर्ल्ड के भी रूल्स हैं। तभी यूना बोलती है,
पर हमारे विलेज के जैसे ये रूल्स फालतू नहीं हैं और मैंने सोच लिया है मैं एक दिन एडवेंचरर बनूंगी और दुनिया का हर की कोना घूमूंगी। पर उतने में लोवे बोलता है, पर यूना, हम विलेज के बाहर नहीं जा सकते। पर यूना उसके इस बात पर ध्यान नहीं देती। लोवे चलो, दोनों साथ में इस एडवेंचर पर जाते हैं। पर लोवे को देखकर लगता नहीं कि वो इस सब में इंटरेस्टेड है। पर तभी यूना बोलती है, तुम्हें याद है लोवे, जब हम 5 साल के थे तब तुमने मुझे एक बर्ड के अटैक से बचाया था। पर लोवे को उसके बातों से ऐसा कुछ भी याद नहीं आता। पर यूना आगे बोलती है, मुझे उस टाइम से पता चल गया था लोवे, तुम एक दिन जरूर एक ताकतवर इंसान बनोगे। पर ऐसा करने के लिए तुम्हें इस विलेज से बाहर निकलना पड़ेगा। तो चलो मेरे साथ, हम इस दुनिया को साथ में एक्सप्लोर करेंगे। पर उतने में लोवे बोलता है, इस सब के लिए थैंक यू यूना, पर मुझे हमारा विलेज सच में बहुत पसंद है, तो मैं इसे छोड़ के कहीं नहीं जानूंगा। ये सुनते हैं यूना उसे मारने लगती है और फिर यूना गुस्से में वहां से वापस विलेज में जाने लगती है। पर एमसी पीछे रुक के उस नजारे को देखते देखते आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में सोचने लगता है। और ऐसा करते करते शाम हो जाती है और फिर वो भी विलेज में जाने के लिए उठ जाता है। पर उसी वक्त एमसी को एक आसमान में एक पहाड़ दिखता है जो ठीक उसके विलेज एक ऊपर है। पर उतने में वो पहाड़ चमकने लगता है और अगले ही पल उस पहाड़ से एक लेजर निकलती है। उस लेजर की पावर को देखकर एमसी शॉक हो जाता है। पर फिर उसे उसके विलेज की याद आती है और वो तेजी से अपने विलेज की ओर भागने लगता है। पर जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है, वो कुछ टाइम तक अपने आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता, क्योंकि जिस जगह पर उसका विलेज था, अब उस जगह पर बस एक होल है और उसके विलेज का या विलेज के लोगों का कोई नामो निशान नहीं है। लोवे को समझ ही नहीं रहा होता है कि यह सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। यहां तक कि लोवे उस होल में उतर के यूना को, ग्रैंडमा को और बाकी सबको आवाज देता है, पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। लोवे के लिए तो मानो उसकी दुनिया ही खत्म हो गई हो और निराश होकर लोवे जमीन पर गिर जाता है। उसे समझ ही नहीं रहा है कि यह किसने और क्यों किया है। पर उतने वहां पर एक इंसान आता है। बच्चे, क्या तुम अकेले बचे हो टोरी विलेज से? एमसी को उस इंसान को देखकर थोड़ी सी राहत मिलती है। तभी वो इंसान बोलता है, डरो मत, अब वो पहाड़ चला गया है। उस पहाड़ का नाम सुनते ही लोवे उससे पूछने लगता है, वो चीज क्या थी? क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता है? उन्होंने मेरे विलेज के साथ क्या किया? यहां पर क्या हो रहा है? पर वो इंसान उसे कुछ भी नहीं बताता। आपने विलेज को भूल जाओ, अब ये लो, इस एड्रेस पर जाओ, यहां पर तुम सेफ रहोगे। और लोवे उसे फिर से पूछता है, मेरे विलेज के साथ क्या हुआ? तभी वो इंसान बोलता है, बच्चे तुम्हें समझ नहीं रहा, तुम्हारा विलेज खत्म हो गया, अब उसके बारे में भूल जाओ। और वैसे भी तुम कुछ भी नहीं कर सकते, मैंने जो एड्रेस दिया है वहां तुम सेफ रहोगे। और इतना सब बोलकर वो इंसान वहां से जाने लगता है। पर वो जाते सोचता है, मैं इस बच्चे को कुछ नहीं बता सकता, नहीं तो ये भी इस सब में इन्वॉल्व हो जाएगा। इस बच्चे के लिए वो अच्छा नहीं रहेगा। पर उतने में लोवे के बॉडी से एनर्जी निकलने लगती है। मैं मेरे विलेज के बारे में कैसे भूल सकता हूं? मैं उस पहाड़ को खत्म कर दूंगा जिसके वजह से मेरे विलेज का ये हाल हो गया है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें लोवे का पास्ट दिखता है, जहां पर उसके पेरेंट्स एक लैंडस्लाइड में मर गए और वो अकेला हो गया था। पर विलेज के लोगों ने उसे अपने बेटे जैसे रखा और उसकी मदद की, और उन सब में भी यूना ने उसका हर टाइम साथ दिया है, तो वो उन सबको कैसे भूल सकता है? और तभी प्रेजेंट में लोवे को बहुत गुस्सा आ रहा है और उसके बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही है। एमसी को देखकर वो इंसान भी शॉक हो गया है। इतना ज्यादा प्राण इस बच्चे से निकल रहा है, पर यह कैसे, क्या पॉसिबल है? तभी हमें पता चलता है, प्राणा मतलब मेंटल एनर्जी जो हर किसी में होती है। ये पावर सब में होती है, पर हर कोई यूज नहीं कर पाता। पर जो लोगों टैलेंटेड होते हैं
वो इसे अपने मर्जी से यूज कर सकते हैं और प्राणा मोस्टली ट्रांसपेरेंट होता है। पर जिनका प्राणा ताकतवर होता है उसे कलर होता है और उनका प्राणा स्पेशल होता है। और तभी वो इंसान एमसी के सामने एक तलवार फेंकता है। अगर तुम उस पहाड़ से अपना बदला लेने चाहते हो तो फर्स्ट इस तलवार को बाहर निकालो और मुझसे फाइट करो। अगर मुझे तुम में पोटेंशियल दिखा तो मैं खुद तुम्हें ट्रेन करूंगा। आपने फुल पावर के साथ मुझ पर अटैक करो। और यह सुनते ही एमसी उस तलवार को उठा लेता है और उस इंसान पर अटैक करता है। पर वो इंसान उसका अटैक ब्लॉक कर लेता है। पर वो इंसान समझ जाता है कि लोवे में सच में बहुत पावर है और वो सच में बहुत पावरफुल बन सकता है। पर तभी सीन कुछ टाइम बाद पर फोकस होता है, जहां पर लोवे और वो इंसान दोनों साथ में बैठे हैं। तभी वो बोलता है, तुमने जो पहाड़ देखा उसे आइलैंड ऑफ गॉड बोलते हैं। मोस्टली वो आइलैंड समंदर के ऊपर होता है, पर कभी कभी वो आइलैंड लैंड के ऊपर आता है, दुनिया से कुछ मिटाने के लिए। जैसे कि तुम्हारे विलेज के साथ हुआ। मैं इसी सब को रोकने के लिए तुम्हारे विलेज में आया था। मैं लेट हो गया, वैसे कुछ लोगों के हिसाब से वो लाइट चीजों को आइलैंड पे ले जाती है। ये सुनते ही लोवे बोलता है, तो अगर मैंने उस लाइट को टच किया तो मैं। पर वो आगे कुछ बोले इससे पहले वो इंसान बोलता है, अभी तक किसी को इस सब के बारे में पता नहीं है। उतने में लोवे पूछता है, तो अब मैं क्या कर सकता हूं? तभी वो इंसान बोलता है, फर्स्ट तुम एडवेंचर रैंकिंग ज्वाइन करके टॉप रैंकर बन सकते हो। पर मैं तुम्हें बता दूं, एडवेंचरर बहुत मुश्किल चीजें करते हैं और वो इस दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। और जो टॉप रैंकर है वो सब तो मॉन्स्टर्स है। पर अगर तुम टॉप 10 के लिस्ट में आ सके तो तुम आइलैंड ऑफ गॉड में जा सकते हो। पर आज तक जो जो वहां पर गया है वो कभी वापस नहीं लौटा। तो क्या तुम सच में वहां पर जाना चाहते हो? और ये सुनते ही लोवे यस बोलता है और उसके तरफ देखकर वो इंसान भी समझ जाता है कि ये बच्चा पीछे नहीं हटने वाला है। ठीक है, तो आज से 1 साल के लिए मैं तुम्हें खुद ट्रेन करूंगा, पर मैं बस तुम्हें तलवार चलाना सिखा सकता हूं। तो याद रखना, मुझसे सीखने के बाद मुझे एक स्टेपिंग स्टोन के जैसे इस्तेमाल करना और रैंकिंग में ऊपर जाते रहना। मैं अडोल नाइट रैंकिंग में फर्स्ट रैंकर। तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? मेरा नाम लोवे। ठीक है लोवे, आज से तुम्हारी ट्रेन स्टार्ट होती है। तुम्हें याद दिला दूं, ये इजी नहीं रहेगा क्योंकि तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे कट किया है। और इसी के साथ एमसी की 1 साल की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जिसमें उसे सच में हेल से जाना पड़ता। हर दिन उसे अडोल के साथ फाइट करना पड़ता है। उसे पहाड़ पे, पानी के नीचे और यहां तक कि खाई में भी कूदना पड़ता है। उसे मॉन्स्टर्स से फाइट करनी पड़ती है। पर इस ट्रेनिंग टाइम पर अडोल कभी उस आइलैंड के बारे में फिर से नहीं बोला। पर एमसी को ऐसा लग रहा था कि विलेज के लोग अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा है, पर उसे अभी तक नहीं पता कि आइलैंड ने ऐसा क्यों किया और आइलैंड सच में है क्या। पर इस सब के बारे में जानने के लिए एमसी को अब रैंकिंग क्लाइंब करनी पड़ेगी। और ऐसे ही उसकी ट्रेनिंग 1 साल चली और अब 1 साल बाद का सीन दिखता है, जहां पर लोवे और अडोल दोनों साथ में उसी हिल पर है। तभी अडोल बोलता है, क्या तुम तैयार हो? मैं इसी टाइम का तो इंतजार कर रहा था। तो ठीक है, फिर चलते हैं लोवे। और तभी हमें लोवे दिखता है, जो अब पहले से बड़ा और ताकतवर लग रहा है। और ना उसे नंबर 1 नाइट ने ट्रेन किया है। और इसी के साथ लोवे का एडवेंचर स्टार्ट होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें किंगडम ऑफ वाटर, जो कि एमसी के विलेज से थोड़े ही दूरी पर है, उतने में हमें ब्यूरो ऑफ अप्रेजल दिखता है, जिसमें एक लड़की आराम से सो रही है। पर तभी हड़बड़ी में वो लड़की उठ जाती है। उस लड़की का नाम लुका है। उतने में हमें एक और लड़की दिखती है जो लुका से पूछती है, लुका क्या तुम फिर से पूरी रात रैंकिंग चेक कर रही थी? मैंने कितने बार तुमसे कहा है टाइम पे सोया करो। मुझे पता है तुम अप्रेजर हो, पर तुम्हें खुद पर भी ध्यान देना चाहिए। अप्रेजर वो लोग हैं जो लोगों की रैंकिंग को असेस्ट करते हैं।
और इस दुनिया में काम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके वजह से लोगों की रैंकिंग तय होती है और इसी वजह से इस जॉब की बहुत इज्जत है। पर यह जॉब बस कुछ गिने चुने लोग कर सकते हैं और उनमें से ही एक लुका है। पर अभी वो बस एक लॉ रैंक अप्रेसियर है। तभी वो दूसरी लड़की लुका से पूछती है, तो तुम आगे क्या करना चाहती हो? ये सुनते ही लुका उसे बताती है कि अगर उसे उसकी रैंक जल्दी बढ़ानी है तो उसी किसी हाई रैंकिंग प्लेयर की पर्सनल अप्रेसर बनना पड़ेगा। पर अभी तक ऐसा कोई उसे मिला नहीं है। पर यह सुनते ही वो दूसरी लड़की लुका को सपोर्ट करती है। तुम्हें जल्दी है, कोई अच्छा प्लेयर मिल जाएगा, टेंशन मत लो। उसकी बातें सुनकर लुका भी खुश हो जाती है। देखते हैं आज के लोगों में कोई नया रैंकिंग स्टार मिलता है क्या। और फिर वो दोनों एक क्लास में घुस जाते हैं जहां पे बहुत सारे लोग बैठे हैं। वो सब वहां पर रैंकिंग एग्जाम के लिए आए हैं। तभी हमें एक प्लेयर दिखता है। उसका नाम ऑल डार्किस है। वो एक मर्सनरी और रैंकिंग नंबर 753 और एक्चुअली में वो लीडर है रेड वुल्फ मर्सनरी ग्रुप का। फिर हमें एक और प्लेयर दिखता है, उसका नाम एडी मार्कमान। वो एक आर्चर है, उसकी रैंकिंग 402 है और वो एक फेमस फैमिली का लड़का है। उसका फादर एक टाइम पे आर्चर में सेकंड रैंकर था और अब उसका भाई 7th रैंकर है। उन दोनों को देखकर लुका खुश हो जाती। पर उतने में हमें कुछ और हाई रैंकिंग प्लेयर दिखते हैं और उन्हें देखकर वो लड़की बोलती है, देखा तुमने यहां पर कितने अच्छे प्लेयर हैं इस बार। पर उतने में लुका बोलती है, अरे तुम भूल गई मैं अप्रेसर हूं, मैं इन्हें देखकर बता सकती ही हूं कि इनकी रैंक क्या है। पर लुका आगे कुछ बोली रही थी कि उतने में काउंटर पर एक और प्लेयर आता है और वो दूसरी लड़की उसे अटेंड करने के लिए चली जाती है। और हमें दिखता है जो प्लेयर अभी अभी वहां पर आया है वो कोई और नहीं, हमारा एमसी है और वो भी वहां पर रैंकिंग के लिए रजिस्टर करने आया है। तभी वो लड़की एमसी को बताती है कि वो राइट जगह पर है और यहीं पर वो रैंकिंग के लिए रजिस्टर कर सकता है। पर इस सब से पहले उसे एक एग्जाम देनी पड़ेगी और फिर वो एमसी को एक फॉर्म देती है। तभी वहां पर लुका भी आ जाती है। पर एमसी उसके ऊपर ध्यान नहीं देता और वहां से चला जाता है। पर एमसी को देखकर लुका को लगता है कि यह लड़का नूब लग रहा है, इसे तो कुछ भी पता नहीं है। पर तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें वो प्लेयर्स वाला क्लासरूम दिखता है जहां पर वो लड़की सब प्लेयर्स को एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। अब तुम्हारी एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। एग्जाम में 3 टाइप है। फर्स्ट, एक टेस्ट एग्जाम है, फिर प्रैक्टिकल एग्जाम होगी और जो इन दोनों में पास होगा वही थर्ड एग्जाम दे सकता है। और थर्ड टेस्ट के बारे में आप सबको एग्जाम के पहले बताया जाएगा। तो आपकी एग्जाम स्टार्ट होती है और फिर हर कोई एग्जाम देने लगते हैं। कुछ टाइम बाद एग्जाम खत्म हो जाती है और फिर वो लड़की उनके पेपर उसके ऑफिस में ले जाती है जिससे वो उन्हें चेक कर सके। इस सब में लुका उसकी मदद करती है। उतने में पेपर चेक करते वक्त लुका को एमसी का पेपर मिलता है जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है क्योंकि एमसी का एक भी आंसर राइट नहीं है। पर तभी कुछ टाइम बाद सेकंड एग्जाम होती है। ये टेस्ट ट्रेजर हंटिंग की टेस्ट है जिसमें प्लेयर्स को कुछ स्पेसिफिक आइटम लाने हैं और जितना रेयर आइटम रहेगा उतने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। ये सुनते ही सब प्लेयर खुश हो जाते हैं और फिर वो सब रेयर आइटम खोजने के लिए फॉरेस्ट में चले जाते हैं। उन्हें जाते देख वो दोनों लड़कियां सोचने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है इस बार कितने लोग पास होंगे। तभी हमें दूसरे प्लेयर दिखते हैं जो आइटम ढूंढ रहे हैं। पर वही दूसरे साइड एक प्लेयर रिटर्न आता है और उसने अपने साथ एक 120 पॉइंट का आइटम लाया है जिससे वो पास हो जाता है। उतने में वहां पर वो आर्चर भी आ जाता है जिसने एक 180 पॉइंट का आइटम लाया है जिससे वो भी पास हो जाता है। ये देखकर जो फर्स्ट प्लेयर था वो बोलता है, इससे क्या होता, तुम तो बस लकी थे इसलिए तुम्हें वो आइटम मिल गया होगा। और एक दूसरे में लड़ाई कर ही रहे थे कि उतने में
फॉरेस्ट से एक और प्लेयर आता। वो कोई और नहीं, एमसी है। और एमसी ने अपने साथ के बहुत बड़ा बेयर लाया है। और इस आइटम से एमसी को 300 पॉइंट मिलते हैं और एमसी भी पास हो जाता है। पर हर कोई एमसी को शॉक में देख रहा है। पर उतने में एक प्लेयर बोलता है, मैंने इस लड़के की फाइट देखी, उसने उस एनिमल को एक ही स्ट्राइक में मार दिया। मैं तो उसकी स्ट्राइक भी नहीं देख पाया। यह सुनते ही लुका एमसी के तरफ सीरियसली देख लगती है। पर तभी सीन शिफ्ट होता है और अब टाइम है थर्ड एग्जाम का, जहां पर टीचर एक्सप्लेन करती है, तुम सब एडवेंचर बनना चाहते हो और इसीलिए ये एग्जाम दे रहे हो। पर मैं तुम्हें बता दूं कि ये बहुत ही हार्ड जॉब है, क्योंकि वो हर टाइम बहुत डेंजरस जगह जाते हैं, उन्हें एक्सप्लोर करते हैं और ये सब करते वक्त एडवेंचर्स को हर फाइट करनी पड़ती है। और इसीलिए फाइनल एग्जाम फाइटिंग बैटल है। और ये सुनते ही एक मोटा सा इंसान एक प्लेयर के पास आता है, ओए बच्चे, तू मेरे साथ फाइट करेगा? पर वो प्लेयर उस मोटे को इग्नोर करता है। पर उतने में वो मोटा प्लेयर उस पर अटैक करता है। पर वो प्लेयर उस मोटे को एक ही पंच में नॉकआउट कर देता है। इस सब के बाद बहुत सारी फाइट होती है, पर एमसी को कोई फाइट के लिए नहीं बुलाता। और अब बस कुछ ही प्लेयर बाकी है, जिसमें नंबर 27, 41 और हमारा एमसी 33 बाकी है। और वो दोनों प्लेयर एक साथ टीम अप कर लेते हैं एमसी के खिलाफ। इस सब के लिए एमसी भी मान जाता है। ये सब सुनकर टीचर शॉक हो जाती है। पर उतने में लुका बोलती है कि अगर अब मैं सही सोच रही हूं तो वो लड़का सच में एक मॉन्स्टर है।